कपूर मैंशन। रियांश अपने मास्टर बेडरूम में बेड पर शर्ट लेस होकर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसके बेड पर कई सारी फाइल्सें पड़ी हुई थी। जब फाइनली रियांश का काम खत्म हो गया, तब उसने अपने हाथों को स्ट्रेच किया, लेकिन अचानक उसकी नज़र दीवार पर लगी बड़ी सी वॉल क्लॉक पर जाती है, जिस पर 2:10 टू 10 हो रहे थे। रियांश ने वहां से अपनी नजरें हटाकर बेड की तरफ कर दी, जहां उसके ऑफिस पर फाइल्स रखी हुई थी। रियांश ने एक एक करके सारी फाइल्स को अपनी जगह पर रख दिया और लैपटॉप शटडाउन करके रूम की सारी लाइट्स ऑफ करके बेड पर वापस आकर लेट गया। लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही थी, वो बार बार अपनी करवटें बदल रहा था। उसे रह रहकर परिधि को अपनी बाहों में लेकर सोना याद आ रहा था। वो इस वजह से इन 2 दिनों में चैन से सो ही नहीं पाया था। ऐसा नहीं था कि उसे पहले से ही अच्छे से नींद आती थी, बल्कि उसे तो हमेशा से ही सोने में प्रॉब्लम्स होती रहती थी। इसीलिए रियांश को कभी कभार सोने के लिए नींद की दवाइयों की भी जरूरत पड़ जाया करती थी। लेकिन जिस दिन वो परिधि को अपनी बाहों में लेकर सोया था, उस दिन उसे काफी अच्छी नींद आई थी। लेकिन उसके बाद से उसे फिर से इन 2 दिनों से रात में सोने में प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर ये हो क्या रहा था। रियांश फ्रस्ट्रेटेड होकर अपने बेड से उठा और जाकर बालकनी में खड़ा हो गया। उसने रिलिंग पर अपने दोनों हाथ टिकाते हुए एक टक चांद को देखने लगा। वो अभी भी शर्टलेस वहां खड़ा था और बाहर की ठंडी ठंडी हवाएं उसे छूकर जा रही थी। वो बस चांद को ही निहारे जा रहा था। उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा था, वो तो सिर्फ वो ही जाने। कुछ देर ऐसे ही चांद को देखने के बाद रियांश जैसे ही अपने रूम में वापस जाने के लिए मुड़ा कि तभी उसकी नज़र गार्डन में रखे एक झूले पर गई, जहां परिधि अपने में ही सिमट कर सो रही थी। उसे ऐसे इस वक्त वहां पर ऐसे सोते देख रियांश की आंखें छोटी हो गई। वो अपने आप से ही बुदबुदाया, ये लड़की इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? उद्धरण चिन्ह। रियांश ने 2 सेकंड उसे देखा और वापस अपने कमरे में आकर रूम का डोर ओपन करके बाहर निकल गया और सीढ़ियों से होते हुए वो हॉल में पहुंचा और वहां से मेंशन के बाहर गार्डन में आया। रियांश जब परिधि के पास आया तो उसे ऐसे किसी छोटे से बच्चे की तरह सोते देख एक पल के लिए उसकी नजरें बस उस पर ही ठहर सी गई। वो चाहकर भी उसके मासूम से चेहरे पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। तभी एक तेज हवा का झोंका आया, जिससे रियांश अपने सेंस में वापस आया और वहीं परिधि अपने में और सिमटती जा रही थी। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे उसे ठंड लग रही हो। ये देखते ही रियांश ने जल्दी से रिएक्ट किया और उसके पास जाकर उसे आराम से अपनी बाहों में उठा लिया ताकि उसकी नींद ना खुले और आराम से उसे मेंशन के अंदर ले गया। रियांश परिधि को ऐसे ही अपनी बाहों में उठाकर उसके कमरे में ले आया और उसे आराम से बेड पर लेटा दिया, जैसे कि वो कोई कांच की गुड़िया हो और ज्यादा जोर देने पर वो टूट जाएगी। परिधि को बेड पर लेटाकर वो जैसे ही जाने को हुआ कि परिधि ने नींद में ही उसके हाथ को पकड़ लिया। रियांश ने एक नज़र परिधि के चेहरे पर डाली, तभी उसकी नज़र उसके चेहरे पर से होते हुए उसके सुर्ख गुलाबी होंठों पर ठहर सी गई। उन्हें देखते ही रियांश को अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। उसने अपनी नजरें झट से फेर ली। वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी बार बार उसकी नजरें ना चाहते हुए भी परिधि के उन चेरी जैसे होठों पर चली जा रही थी। जब रियांश से रहा नहीं गया तो वो बेड पर परिधि के सिरहाने बैठ गया और थोड़ा झुककर परिधि के होंठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। उसने तो बस उसे सिर्फ एक सॉफ्ट किस करने का सोचा था, लेकिन अब वो अपने आप को और नहीं रोक पा रहा था, या यूं कहे कि वो अब अपने आप को और रोकना नहीं चाहता था। उसकी किस अब स्मूच में बदलती जा रही थी। वो परिधि के होंठों को किसी लॉलीपॉप की तरह चूसे जा रहा था। परिधि को जब नींद में सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी तो वो नींद में ही कसमसाने लगी। जब रियांश को ये महसूस हुआ तो वो झट से परिधि से अलग हो गया और वो परिधि को देखने लगा। जब उसे लगा कि परिधि अभी भी गहरी नींद में सो रही है, तब जाकर उसने कहीं राहत को सांस ली। लेकिन वो अपनी इस हरकत से खुद ही हैरान था। जो रियांश कपूर किसी लड़की को छूना तो दूर, उसके आसपास भी रहना उसे गवारा नहीं था। वो आज किसी लड़की को देखकर अपना कंट्रोल कैसे खो सकता था? कैसे उसने अपने ही उसूलों को तोड़ दिया? कैसे उसने एक लड़की के नींद में होने का फायदा उठाया? ये सब कुछ उसके समझ से परे होता जा रहा था। रियांश ने अपने मन में उठ रहे सवालों को झटक दिया और फिर से एक नज़र परिधि पर डाली और धीरे उसके हाथ से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। लेकिन उल्टा परिधि ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया और उसके हाथ को हग करते हुए दूसरी तरफ करवट बदल कर लेट गई। रियांश ने ये देख तो अपना सिर ही पिट लिया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जब भी वो इस लड़की से दूर जाने की कोशिश करता था, कुछ न कुछ ऐसा हो ही जाता है कि वो चाहकर भी उससे दूर नहीं जा पा रहा था।
रियांश अब यही सोच रहा था कि वो अब क्या करे, लेकिन उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। उसे डर था कि अगर उसने अपना हाथ परिधि के हाथ से छुड़वाने की कोशिश की तो कहीं उसकी नींद ना खुल जाए। वो नहीं चाहता था कि परिधि को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, इसीलिए उसके पास अब सिर्फ एक ही रास्ता था। रियांश ने एक लंबी गहरी सांस ली और धीरे से परिधि के पास बेड के राइट साइड पर लेट गया। और जैसे कि परिधि ने उसके राइट हैंड को हग किया हुआ था तो इसीलिए रियांश को उसकी तरफ करवट बदलनी पड़ी। अब परिधि की पीठ रियांश की तरफ थी। वो नहीं चाहता था कि उसके ज्यादा जोर देने की वजह से परिधि की नींद खराब हो, इसीलिए उसने अपना हाथ उससे ना छुड़वाने का डिसाइड किया और उसे पीछे से ही देखते हुए अपने मन में बोला, पता नहीं तुम में ऐसा क्या है जो मैं चाहकर भी तुमसे दूर नहीं जा पाता। ऐसा लगता है जैसे कि मेरा तुमसे कोई गहरा रिश्ता है जो मुझे बार बार तुम्हारे पास खींच लाता है। जैसे हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो, जिस वजह से मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होता जा रहा हूँ। तुम्हारे पास आते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है। एक अलग ही सुकून मिलता है जब तुम पास होती हैं, लेकिन जब दूर चली जाती हो तो दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे तुम मुझसे कहीं दूर चली जाओगी, जैसे कोई तुम्हें मुझसे दूर लेकर चला जाएगा। ये ख्याल मन में आते ही मुझे अजीब सी घबराहट होने लगती है और मैं अपने गुस्से में अपना आपा खो बैठता हूँ। उद्धरण चिन्ह। सोचते हुए रियांश परिधि की प्यार से देखते हुए अपने दूसरे हाथ से उसके बालों को सहलाता है। फिर वो अपने मन में सोचते हुए आगे बोला, और तुम्हें जाने अनजाने हट कर बैठता हूँ। पता नहीं मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिस रियांश कपूर को कभी किसी लड़की के आंसू से, उसके दर्द से या उसके होने या ना होने से कभी कोई फर्क नहीं पड़ा, वो आज तुम्हें जरा सा भी दर्द हो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाता। मुझे नहीं पता कि ये फीलिंग्स क्या है, लेकिन मैं आज अपने आप से और तुमसे एक वादा करता हूँ कि मैं कभी भी तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा और ना ही किसी को तुम्हारी इस मासूमियत को छीनने दूंगा। ये द रियांश कपूर का तुमसे प्रॉमिस है। उद्धरण चिन्ह। रियांश ने परिधि के मासूम से चेहरे को बड़े प्यार से देखते हुए उससे मन ही मन में प्रॉमिस किया और परिधि के बालों को प्यार से अपने होंठों से चूम लिया और उसे पीछे से ही अपनी बाहों में भरकर अपना सर उसके सर पर रखकर सो गया। वहीं मुंबई की सड़कों पर केविन फुल स्पीड पर अपनी कार चलाते हुए रूही की भेजी हुई लोकेशन पर उसे पिक करने जा रहा था कि तभी उसका फोन रिंग करने लगा। जब उसने अपने फोन को देखा तो उस पर आफत रूही नाम फ्लैश हो रहा था। केविन का ध्यान इस वजह से थोड़ा सा भटक गया और वो जैसे ही कॉल पिक करने वाला था कि तभी उसकी नज़र सड़क पर चली गई जहां से कोई उसकी कार की ओर ही आ रहा था। केविन ये देख पहले तो चौंक गया और हड़बड़ाहट में उसका फोन उसके हाथ से गिर गया। उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान ना देकर जल्दी से स्टीयरिंग व्हील को संभाला, लेकिन तभी उसकी कार के सामने वो शख्स आ गया। डैम इट। मुंबई की सड़कों पर केविन फुल स्पीड पर अपनी कार चलाते हुए रूही की भेजी हुई लोकेशन पर उसे पिक करने जा रहा था कि तभी उसका फोन रिंग करने लगा। जब उसने अपने फोन को देखा तो उस पर आफत रूही नाम फ्लैश हो रहा था। केविन का ध्यान इस वजह से थोड़ा सा भटक गया और वो जैसे ही कॉल पिक करने वाला था कि तभी उसकी नज़र सड़क पर चली गई जहां से कोई उसकी कार की ओर ही आ रहा था। केविन ये देख पहले तो चौंक गया और हड़बड़ाहट में उसका फोन उसके हाथ से गिर गया। उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान ना देकर जल्दी से स्टीयरिंग व्हील को संभाला, लेकिन तभी उसकी कार के सामने वो शख्स आ गया। डैम इट। केविन थोड़ा जोर से अपने आप से चिल्लाया और अचानक कार को ब्रेक लगा दिया। उसकी सांसें तेज हो रखी थी। उसने जब सामने देखा जहां वो शख्स अभी भी खड़ा था, उसे सही सलामत देखने के बाद कहीं जाकर केविन ने राहत की सांस ली। उसे उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन वो ठीक था। केविन को तो यही देख राहत मिली। वो अभी भी थोड़ा डरा हुआ था। आफ्टर ऑल उससे किसी का एक्सीडेंट होते होते जो बच गया था, तो उसका इस तरह से घबराना तो लाजमी था। उस शख्स को देखने के लिए वो जल्दी से कार से बाहर निकला और जैसे ही उस शख्स से अपनी गलती के लिए माफी मांगने वाला था कि उसे वहां एक लड़की नजर आए और उसका चेहरा देखते ही वो तो शॉक ही रह गया। और अभी जस्ट थोड़ी ही देर पहले जो उसका डर घबराहट थोड़ी बहुत कम हुई थी, वो अब उसके चेहरे पर फिर से दिखाई देने लगी थी। उसके चेहरे पर फिर से डर का भाव नजर आने लगा था और उस बार तो केविन कुछ ज्यादा ही घबराया हुआ था, जो कोई भी उसे देखते ही समझ सकता था। केविन लगभग दौड़ते हुए उस लड़की के पास गया और उसके एक हाथ को खींचकर सीधा उसे अपनी बाहों में भर लिया, जो अपनी आंखें बंद किए हुए अपनी मौत के आने का वेट कर रही थी, क्योंकि उसके हिसाब से तो आज ये कार उसे यमलोक के दर्शन करवाने ही वाली थी। लेकिन वो लड़की अपनी सोच से उलट यहाँ तो वो किसी की बाहों में अपने आप महसूस करता देख एक पल के लिए तो शॉक्ड ही रह गई।
लेकिन अगले ही पल जब उसे केविन का टच और उसके परफ्यूम की खुशबू को महसूस करते ही वो लड़की समझ गई कि ये कौन है और उसके चेहरे पर एक प्यारी दी स्माइल आ गई और उसने ऐसे ही अपनी आंखें बंद किए हुए ही केविन को बैक हग कर लिया। तो केविन की पकड़ उस पर और कस गई, लेकिन इसकी वजह से उस लड़की को थोड़ा सा दर्द हुआ, लेकिन उसने किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं जताई और ऐसे ही उसे हग किए हुए खड़ी रही, जैसे केविन की बाहें उसके लिए दुनिया की सबसे महफूज जगह हो। जब केविन थोड़ा बहुत नॉर्मल हुआ तो उसे थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ वो सब याद आने लगा, और वो सब याद आते ही अभी जो उसके चेहरे पर डर और चिंता नजर आ रही थी उसकी जगह अब गुस्से ने ले ली थी। वो उस लड़की से एक झटके से अलग हुआ और उस लड़की दोनों बाजुओं को कसकर पकड़ते हुए गुस्से से भड़कते हुए बोला, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? ध्यान कहाँ था तुम्हारा? अगर मैंने सही टाइम पर कार को ब्रेक नहीं लगाया होता तो तुम्हें पता भी है क्या हो सकता था। अब तुम बच्ची नहीं रही रूही जो तुम्हें हम सारी चीजें हम सब समझाते फिरे, अब तुम बड़ी हो चुकी हो, तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझनी होगी। अगर एक सेकंड की भी देरी हो जाती मुझे कार की ब्रेक लगाने में तो तुम अभी यहाँ मेरे सामने नहीं बल्कि किसी हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी होती। उद्धरण चिन्ह। केविन गुस्से में रूही को उसकी गलती के लिए डांट रहा था तो वहीं रूही बिना एक भी शब्द अपने मुंह से निकाले चुपचाप अपना सर झुकाए केविन की डांट को सुन रही थी। तो वहीं केविन बस लगातार उसे लेक्चर दिए जा रहा था। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि रूही ही थी जो केविन को कॉल लगाने के चक्कर में अपने सामने आ रही केविन की कार को ना देख पाए, और जब उसे वो कार अपनी तरफ फुल स्पीड से आती हुई दिखी तो कुछ पल के लिए तो अपनी जगह पर ही जम सी गई और कार की फ्लैश लाइट की वजह से वो केविन की कार को पहचान ही नहीं पाई और डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन केविन ने समय रहते कार के ब्रेक लगा दिए और दोनों में से किसी को भी कुछ नहीं हुआ। कोष्टक। रूही थोड़ी देर और केविन की बातों को सुनती है और अपना सर ऐसे ही झुकाए हुए उसे बीच में ही टोकते हुए बोली, सॉरी, आगे से ध्यान रखूंगी। रूही के बस इतना कहते ही केविन हो कब से उस पर गुस्से बरस रहा था वो अचानक ही शांत हो गया और उसके आगे शब्द तो उसके गले में ही अटक गए, वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाया और अपनी आंखें बंद करके आसमान की ओर अपना चेहरा कर दिया और 2-3 लंबी गहरी सांसें लेने के बाद उसने अपनी आंखें खोली और रूही को देखते हुए नर्म लहजे में बोला, चलो, बहुत रात हो चुकी है, हमें घर चलाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर केविन ने रूही का हाथ पकड़ा और उसे कार के पास लाकर कार का डोर ओपन करके उसे कार में बैठने का इशारा किया। रूही ने एक नज़र केविन को देखा जिसका गुस्सा अब शांत हो चुका था, फिर अपनी नजरें उस पर से हटाकर कार की सीट पर बैठ गई और सीट बेल्ट लगा ली। केविन ने पहले रूही के लगेज को डिक्की में रखा और वापस अपनी जगह पर आकर कार का डोर ओपन करके ड्राइविंग सीट पर बैठकर सीट बेल्ट लगाए और कार को फुल स्पीड पर फिर से सड़कों पर दौड़ा दी। कार में बिल्कुल शांति पसरी हुई थी। रूही बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी केविन से कुछ भी कहने के लिए, क्योंकि उसे डर था कि अभी अभी केविन शांत हुआ है, कहीं वो उस पर फिर ना भड़क जाए। तो वो चुप रहने में ही अपनी भलाई समझती है, लेकिन उसके होठों पर छोटी सी स्माइल जरूर थी जिसे वो केविन से बखूबी छुपा लेती है। वैसे तो अगर उस टोन में किसी और ने रूही से ऐसे बात की होती तो रूही उसकी बैंड बजा देती, लेकिन ये केविन था, उसका प्यार, उसका पागलपन, उसका जुनून, उसकी जिंदगी, सब कुछ। अगर गुस्से में आकर केविन उसे डांटने के साथ साथ हाथ भी उठा लेता तो भी रूही उफ तक ना करती। और केविन का उसे इस तरह से डांटना उसे गुस्सा नहीं बल्कि उससे और प्यार करने पर मजबूर कर रहा था। वो तो बस इसी चीज से खुश थी कि केविन को उसकी कितनी परवाह है, और हम गुस्सा और डांट तो उससे लगाते हैं ना जिसके लिए आपके मन में कहीं ना कहीं कोई सॉफ्ट कोना होता है, तो बस रूही के लिए तो ये खुशी से झूमने वाली बात थी। रूही बाहर खाली सड़कें देख देख कर बोर हो रही थी तो उसने सोचा क्यों ना गाना ही सुन लिया जाए, तो उसने बिना केविन से कुछ भी पूछे कार का म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया जिस पर रेस 2 का सॉन्ग बी इंतहा चल रहा था। केविन ने एक नज़र म्यूजिक सिस्टम की ओर देखा, फिर रूही को, लेकिन कुछ कहा नहीं और वापस ड्राइविंग पर ध्यान देने लगा। सॉन्ग के लिरिक्स, तेरी बाहों में मुझे रहना है रात भर, तेरी बाहों में होगी सुबह, बे इंतहा बे इंतहा बे इंतहा, यूं प्यार कर बे इंतहा, देखा करूं सारी उम्र तेरे निशान बे इंतहा, कोई कसर ना रहे मेरी खबर ना रहे, छुले मुझे इस कदर बे इंतहा। लगभग 15 मिनट के अंदर ही उनकी कार मेहरा मेंशन के अंदर एंटर हो गई। दोनों कार से बाहर निकले और केविन ने जाकर रूही का लगेज कार से बाहर निकाला और उसे लेकर घर के अंदर जाने लगा, तो वहीं रूही भी उसके पीछे पीछे हो ली। अंदर आते ही केविन ने रूही को उसका कमरा दिखा दिया और वो जैसे ही वहां से जाने वाला था कि रूही उसे रोकते हुए बोली,
केविन, वो एक्चुअली क्या है कि मुझे ना बड़ी जोरों की भूख लगी है, क्या घर में कुछ खाने को है? उद्धरण चिन्ह। रूही ने ये बात किसी छोटे से बच्चे की तरह अपने पेट पर हाथ रखते हुए क्यूट सा फेस बनाकर कही थी, जिसे सुन केविन उसे थोड़ा हैरानी से देखते हुए बोला, तुमने क्या फ्लाइट में कुछ खाया पिया नहीं था जो तुम्हें रात के 2:30 बजे भूख लग रही है? केविन का सवाल सुन रूही थोड़ी हिचकिचाते हुए बोली, वो एक्चुअली क्या है कि कल रात में और फ्रेंड्स ने मिलकर पार्टी की और बहुत धमाल मचाया, हम सब ने मिलकर, जिस चक्कर में मुझे रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिला और फ्लाइट में बैठते ही मैं सो गई, जिस वजह से मैंने कुछ नहीं खाया। कहते हुए रूही ने एक पपी सा फेस बना लिया, जिसे देख केविन को हंसी तो आ रही थी बिकॉज रूही लग ही किसी छोटे पपी की तरह थी, लेकिन उसने अपनी हंसी को अपने अंदर ही दबा दिया और नॉर्मल होकर बोला, ठीक है, मैं चेक करता हूँ कि किचन में खाने लायक कुछ है कि नहीं, तब तक तुम फ्रेश हो जाओ। इतना कहकर केविन वहां से किचन में चला गया। तो वहीं रूही ने अपने लगेज बैग में से एक सिंपल सा पिंक नाइट सूट निकाला और वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। किचन में आकर केविन ने फ्रिज खोलकर देखा तो उसमें सिर्फ कुछ सब्जियां और फिश करी पड़ी हुई थी जो आज उसके सेफ ने उसके लिए बनाई थी। लेकिन तभी केविन को याद आया कि रूही तो नॉनवेज खाती ही नहीं है। उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, क्योंकि उसका सारा स्टाफ तो पहले ही सर्वेंट क्वार्टर जा चुका था जो कि उसके मेंशन के पीछे बना हुआ था। और इतनी रात को किसी की नींद खराब करके उसे यहाँ बुलाना, वो भी खाना बनाने के लिए, उसे ठीक नहीं लग रहा था। केविन सोचते हुए अपना सर खुजलाने लगा कि उसे अब आगे क्या करना चाहिए। केविन कब से यही सोच रहा था कि वो क्या करे, कैसे रूही के खाने का इंतजाम करे, लेकिन उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि तभी उसकी नज़र फ्रिज में रखी सब्जियों पर फिर से पड़ी और उसके दिमाग में एक बात आई, एक काम करता हूँ, उस आफत के लिए वेज बिरयानी ही बना देता हूँ, यही सही रहेगा। केविन ने अपने आप से ही बड़बड़ाते हुए कहा और फ्रिज में से सब्जियां निकालकर उन्हें काटने लगा, फिर चावल को निकालकर उन्हें अच्छे से पानी से धो दिया। और ऐसे करते हुए उसने लगभग 20 मिनट के अंदर अंदर ही वेज बिरयानी बनाकर उसे डाइनिंग टेबल पर रख दिया। वहीं रूही भी फ्रेश होकर कमरे में आई और अपने बालों को हेयर ड्राई करके अपने भाई को अपने इंडिया आने के और केविन के घर में रुकने के बारे में मैसेज भेज देती है, ताकि वो उसकी टेंशन ना ले। लेकिन रियांश कहाँ उसका मैसेज पढ़ने वाला था, क्योंकि उसका फोन उसके रूम में ही छूट गया था और वो इस वक्त परिधि के कमरे में उसके साथ था। इसी वजह से रियांश रूही का मैसेज पढ़ नहीं पाया। रूही मैसेज करके रूम से बाहर निकल गई और जैसे ही वो डाइनिंग एरिया में दाखिल हुई, उसे खाने बहुत अच्छी खुशबू आने लगी। वो जल्दी से वहां पहुंच गई जहां केविन जस्ट उसे ही बुलाने के लिए उसके कमरे में आने वाला था। जब केविन ने रूही को डाइनिंग एरिया में आते हुए देखा तो वो बोला, चलो अच्छा है कि तुम खुद ही आ गई, वरना तो मैं तुम्हें बुलाने तुम्हारे रूम में आ ही रहा था। खैर चलो आओ और खाना खा लो। उद्धरण चिन्ह। केविन के बस इतना कहने की ही देरी थी कि रूही झट से डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई और खाने की खुशबू से उसे और तेज भूख लग रही थी। उसने खाना अपनी प्लेट में सर्व किया और जैसे ही उसे खाने वाली थी कि उसे ध्यान आया कि वो यहाँ अकेली नहीं है बल्कि कोई और भी था यहाँ। रूही अपना सर ऊपर कर सामने देखती है जहां केविन अपनी नींद भरी निगाहों से उसे ही देख रहा था। रूही थोड़ा एम्बैरेस्ड फील करते हुए अपने 32 के 32 दांत दिखाते हुए बोली, सॉरी, वो मैं तुम्हें तो खाने के बारे में पूछा भूल ही गई। तुम भी आओ ना, बैठो, हम दोनों बैठकर खाना खाते हैं। उद्धरण चिन्ह। नो थैंक्स, तुम अपना खाना खुद ही एंजॉय करो, मुझे भूख नहीं है। खाना खाने के बाद बर्तन किचन में रख देना, मैं अब सोने जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर केविन वहां से जाने ही वाला था कि उसे रूही की आवाज आई और वो अपनी जगह पर ही रुक गया। अरे तुम मुझे यहाँ अकेले छोड़कर कहाँ चल दिए? तुम क्या अपने घर आए गेस्ट के साथ ऐसे ही बिहेव करते हो? रूही ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा, जिसे सुन केविन का मन कर रहा था कि वो इस लड़की को उठाकर बाहर फेंक दे। एक तो उसने इसके चक्कर में अपनी बेशकीमती नींद खराब करके इसे पिक करने पहुंचा और यहाँ तक कि इसके लिए ये शेफ तक बन गया, और अब जब वो अपनी नींद पूरी करने जाना चाहता है तो ये लड़की उसे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। केविन मुंह बनाकर चिढ़ते हुए रूही की सामने वाली चेयर पर जाकर बैठ गया और अपना चेहरा एक हाथ पर टिका दिया। वो बस रूही के खाना खत्म करने की राह देख सकता था। उसके बाद तो उसे सिर्फ अपने कमरे में जाकर अपनी नींद को पूरा करना था। तो वहीं रूही जब केविन को उसकी बात बिना कोई बेहस करे मानते देखती है तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो पूरा ध्यान अपने खाने में लगा देती है। लगभग 15 मिनट से भी कम समय में रूही ने अपना खाना खत्म कर दिया। वो बहुत खुश थी, जो उसके चेहरे को देख कोई भी बता सकता था कि उसे खाना कितना पसंद आया था।
रूही अपनी चेयर से उठते हुए केविन को देखकर बोली, वाओ यार, द फूड वॉज वेरी गुड, आई रियली लाइक्ड इट। वैसे तुम्हारा वो सेफ कहाँ है जिसने मेरे लिए इतनी डिलिशियस वेज बिरयानी बनाई? मुझे उसे एक टाइट हग करके उसको थैंक्स बोलना था। उद्धरण चिन्ह। रूही की बात सुन केविन की आंखें छोटी हो गई और वो रूही को घूर कर देखने लगा। केविन अपने मन में गुस्से से बोला, ये लड़की, वैसे तो ये हमेशा मुझसे कहती फिरती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरे दिल मेरे जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है और नहीं कोई हो सकता है। और अब देखो कैसे मैडम को उस शख्स को हग नहीं बल्कि टाइट टाइट हग करना उसे थैंक्स कहने के लिए हूँ। थैंक्स माय फुट। फिर कुछ सोचते हुए केविन फिर से अपने मन में बोला, वैसे मुझे इस आफत की बात सुनकर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? और वो को चाहे वो करे, जिसके चाहे उसके गले पड़े, मुझे उससे क्या? कौन सा ये मेरी गर्लफ्रेंड या बीवी है जो मुझे गुस्सा आए? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केविन मन ही मन अपने आप को बस यही समझा रहा था कि उसे रूही से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन क्या सच में ये सच था? शायद इसका जवाब तो केविन खुद भी नहीं जानता होगा। अरे तुम सुन भी रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कहाँ खो गए तुम केविन? केविन, रूही ने केविन की बाजू को थोड़ा हिलाते हुए कहा। तब जाकर केविन अपने सेंस में वापस आया और हड़बड़ाते हुए बोला, हाँ क्या कह रही थी तुम? रूही केविन की बात सुन घूरकर उसे देखती है और चिढ़ते हुए बोली, कब से एक ही बात तो तुमसे पूछ रही हूँ कि वो शेफ कौन था जिसने मेरे लिए खाना बनाया? और तुम हो कि अपनी ही ख्यालों की दुनिया में गुम हो। तुम्हें उसका नाम जानकर क्या करना है? तुमने खाना खा लिया ना, तो अब जाओ और जाकर सो जाओ और मेहरबानी करके मुझे भी सोने जाने दो, केविन ने चिढ़ते हुए कहा। अगर केविन ने रूही को बता दिया होता कि उसके लिए खाना उसने बनाया था तो वो तो खुशी के मारे पागल ही हो जाती और उससे और ज्यादा उम्मीदें लगा बैठती जो वो नहीं चाहता था। इसीलिए उसने कुछ ना कहना है, ठीक समझा? कोष्टक। केविन वहां से जाने ही वाला था कि रूही उसे रोकते हुए बोली, तुम मुझे इस भूतिया बंगले में अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो? उद्धरण चिन्ह। रूही का सवाल सुन पहले तो केविन कंफ्यूज हो गया, लेकिन उसे जैसे ही रूही की बात समझ में आई तो उसकी आंखें छोटी हो गई और वो उसे घूरते हुए बोला, क्या कहा तुमने? उद्धरण चिन्ह। रूही को केविन की आवाज में गुस्सा और नाराजगी साफ समझ आ रही थी। उसे तब जाकर रियलाइज हुआ कि वो फ्लो में क्या बोल गई। रूही थोड़ा अटकते हुए बोली, माँ, मेरा मतलब था कि तुम तो जानते हो ना कि मुझे भूतों से कितना डर लगता है। और इतने बड़े मेंशन में सिर्फ हम दोनों ही हैं, और अगर तुम भी अपने कमरे में साइन चले गए और मुझे कोई बहुत पकड़ करके गया तो मैं क्या करूंगी? और भूतों से तो कड़ा भी नहीं जा सकता, वो तो हवा में हमेशा झूलते रहते हैं ना। अगर उन्होंने मुझे मार दिया और मुझे ही अपना डिनर बना लिया तो मेरा तुमसे शादी करने का सपना तो बस सपना ही बनकर। रूही अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले केविन उसे बीच में ही टोकते हुए समझाते हुए बोला, फर्स्ट थिंग कि ये भूत प्रेत आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब हमारे मन का वहम है और कुछ नहीं। और दूसरी बात, मेरे रहते तुम्हें डरने कोई जरूरत नहीं है, अब जाओ और जाकर सो जाओ मेरी माँ। केविन ने ये आखिरी दो शब्द रूही के सामने अपने हाथ जोड़कर फ्रस्ट्रेटेड होकर कहा, जिस पर रूही ने बिना केविन की बातों पर ज्यादा ध्यान दिए उसका हाथ पकड़ लिया और अपने आसपास डरते हुए देखकर रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज प्लीज ना केविन, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं ऐसे कभी अकेली नहीं रही, प्लीज तुम ना मेरे साथ मेरे रूम सो जाओ प्लीज। अगर तुम मेरे पास होगे तो कोई भूत मेरे आसपास भी नहीं भटकेगा, प्लीज 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 तुम मेरे साथ चलो ना प्लीज केविन। रूही बार बार अपने आसपास देखते हुए केविन से रिक्वेस्ट किए जा रही थी। वो अभी किसी भी जोक के या मस्ती के मूड में नहीं लग रही थी। रूही को सच में भूतों के नाम से भी डर लगता था। एक तरह से ये कह सकते थे कि उसे एक तरह का ये फोबिया था जिसके बारे घर के सारे लोग जानते थे कि वो अकेली किसी घर में नहीं रह सकती थी। यहाँ तक कि यूएसए में भी वो अपनी फ्रेंड्स के साथ अपार्टमेंट में रहती थी ताकि उसे अकेले ना रहना पड़े। और यहाँ केविन के घर में उसके अलावा और कोई नहीं था और उसे इस बात का डर लग रहा था कि अगर केविन को कोई जरूरी काम आ गया तो वो आधी रात में उसे अकेला छोड़कर चला जाएगा, तो वो इस घर में अकेली रहेगी कैसे? उसे बार बार कहीं ना कहीं बस यही डर सता रहा था। केविन भी रूही के डर को अच्छे से समझ रहा था क्योंकि वो उसके इस फोबिया के बारे अच्छे से जानता था और उसे कहीं ना कहीं इस बात को डर था कि कहीं रूही इस डर की वजह से वो पैनिक ना करने लग जाए। तो इससे तो बेटर यही था कि को उसकी बात मानकर उसके कमरे में सोने चला जाए। केविन ने बहुत सोच समझकर डिसीजन लिया और रूही का हाथ पकड़कर उसे उसके कमरे में ले गया। रूम में आने के बाद केविन जैसे ही एक पिलो लेकर काउच की तरफ जा रहा था कि रूही ने उसे फिर से रोक लिया और उसे उसके साथ बेड पर सोने को कहा।
लेकिन भला केविन कहाँ मानने वाला था। उसने रूही को साफ साफ मना कर दिया। तो रूही ने फिर से अपना भूत पुराण शुरू कर दिया। तो केविन ने तो अपना सर पिट लिया और ना चाहते हुए भी उसे रूही के साथ एक ही बेड शेयर करना पड़ा, लेकिन उसने बीच में पिलो की दीवार बना दी ताकि कोई उस तरफ ना जा सके और ना ही कोई उस ओर से यहाँ आ सके। रूही को इस बात से कोई ऐतराज नहीं था। वो तो बस इसी बात से ही खुश थी कि केविन उसके साथ उसके पास था। अब वो काफी नॉर्मल हो चुकी थी। दोनों ने आंखें बंद कर ली और सो गए। अगली सुबह परिधि का रूम। सुबह के 5 बनते ही रियांश की नींद अपने आप ही खुल गई। जब उसने अपने आसपास देखा तो उसे समझ आया कि वो अपने रूम में नहीं बल्कि परिधि के रूम में था। और उसे कल रात जो कुछ हुआ वो याद आ गया कि कैसे वो परिधि को अपनी बाहों में उठाकर उसके कमरे में लाया और परिधि ने कैसे उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। फिर वो अपने आप के कंट्रोल से बाहर चला गया और परिधि के होंठों पर किस कर बैठा और उसी को हग करके सो गया। वो सब याद आते ही रियांश के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल सा जाती है और उसकी नज़र उस लड़की के मासूम से चेहरे पर पड़ती है जो सपना छोटा सा सिर उसके चेस्ट में छुपाकर चैन की नींद सो रही थी। और रियांश ने अपने एक हाथ से उसकी कमर को टाइटली पकड़े हुए था तो वहीं उसका दूसरा हाथ उसकी पीठ पर था। रियांश को याद आया कि कल तो उसने परिधि को पीछे से हग किया हुआ था, लेकिन आज सुबह ये मैडम मेरे सीने में अपना सर छुपाए सुकून से सो रही हैं। रियांश छोटी सी स्माइल करते हुए अपना सिर लाचारी में हिला देता है और अपने मन में, जरूर इसी बेवकूफ लड़की ने ही अपनी करवट बदली होगी। लेकिन मेरी नींद कैसे नहीं खुली, जबकि अगर एक सुई भी गिर जाए तब भी मेरी नींद खुल जाती थी, लेकिन आज कैसे नहीं। उद्धरण चिन्ह। रियांश अपने मन में उठ रहे सवालों में ही उलझा हुआ था कि तभी परिधि नींद में ही थोड़ा कसमसाई और रियांश से और भी ज्यादा लिपट गई। रियांश ने उसे ऐसा करता देख कुछ सोचते हुए डेविल स्माइल दी और परिधि को अपने आप से धीरे से अलग करके उसे बेड पर अच्छे से सुला दिया और उसे ब्लैंकेट उड़ाकर रूम से बाहर चला गया। रियांश जिम में वर्कआउट कर ही रहा था कि उसके फोन पर किसी का कॉल आया और जब उसने उसे पिक किया तो दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनने के बाद रियांश की पकड़ अपने फोन पर कस गई। उसकी आंखें सर्द हो चली थी। वो इस वक्त बहुत गुस्से में लग रहा था। उसके हाथ की मुट्ठी बनी हुई थी और उसके माथे और हाथों की नीली नसें तक साफ साफ दिखाई दे रही थी। रियांश जिम में वर्कआउट कर रहा था कि तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आया और जब उसने उसे पिक किया तो दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनने के बाद रियांश की पकड़ अपने फोन पर कस गई। उसकी आंखें सर्द हो चली थी। वो इस वक्त बहुत गुस्से में लग रहा था। उसके हाथ की मुट्ठी बनी हुई थी और उसके माथे और हाथों की नीली नसें तक साफ साफ दिखाई दे रही थी। रियांश सारी बात सुनने के बाद उसी गुस्से से मैं बोला, उठा लो उसे, आई एम कमिंग देयर सून। इतना कहकर उसने बिना सामने वाले शख्स की बात सुने कॉल काट दिया। तभी उसकी नज़र रूही के मैसेज पर गई। उसे पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। रियांश अपने आप से बड़बड़ाते हुए बोला, ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी, पता नहीं कब इसके सर से ये प्यार नाम का भूत उतरेगा। बोलते हुए स्माइल करने लगा, लेकिन तभी उसे अभी थोड़ी देर पहले उस फोन कॉल के बारे में याद आया और उसके चेहरे की स्माइल कहीं गायब हो गई। और फिर से उसके चेहरे पर वही कोल्ड लुक फिर से आ गया। उसका चेहरा फिर से सख्त हो गया। उसने जल्दी से रूही सिर्फ ओके का मैसेज सेंड करके अपने रूम में चला गया। परिधि के कमरे में। परिधि की नींद खिड़की से आ रही सूरज की किरणों से खुली। वो अपनी आंखें बच्चों की तरह मलते हुए उठकर बैठ गई और अपना सर खुजलाते हुए नासमझी में अपने आसपास देखने लगी। थोड़ी देर ऐसे ही पूरे रूम को स्कैन कर लेने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि वो कहीं और नहीं बल्कि अपने कमरे में थी। परिधि याद करते हुए अपने आप से ही बड़बड़ाई, मैं तो कल रात गार्डन में घूमने के बाद में थककर झूले पर बैठ गई थी और उसके बाद में वहीं सो गई थी। फिर मैं यहाँ अपने रूम में कैसे आई। उद्धरण चिन्ह। परिधि यही सोच रही थी कि उसे अचानक रियांश का ख्याल आया। जरूर वो शैतान ही मुझे यहाँ लाया होगा। उनके अलावा ये काम और कोई कर भी नहीं सकता हुआ। परिधि मुंह बनाते हुए बेड से उठी और फ्रेश होने चली गई। वहीं मेहरा मेंशन में रूही का रूम। रात के वक्त जो केविन और रूही के बीच जो पिलो की दीवार बनी हुई थी वो अब तक हट चुकी थी। सारे पिलो बेड पर और बेड के नीचे इधर उधर पड़े हुए थे और रूही केविन की बाहों में सुकून से सो रही थी। केविन की आंखें भी रोज की तरह अपने टाइम पर खुल गई, लेकिन अपने आप को किसी और कमरे के देखकर तो वो चौंक गया और कंफ्यूज होकर अपने आसपास देखने लगा। तो उसे समझ आया कि वो रात को रूही के कमरे में ही सो गया था। तब जाकर वो थोड़ा शांत हुआ, लेकिन अगले ही पल वो फिर से चौंक गया जब उसकी नज़र उसके सीने से चिपकी रूही पर गई।
जो अपना छोटा सा चेहरा उसके सीने में छुपाए चैन की नींद सो रही थी। उसे इस तरह देखकर तो एक पल के किए केविन उसके मासूम से चेहरे में ही कहीं खो सा गया था। लेकिन उसने जल्दी ही अपने आप को संभाल लिया और धीरे से रूही को अपने आप से अलग कर उसे बेड पर लेटा दिया। केविन ध्यान से उसके चेहरे को देख रहा था और अपना से खुजलाते अपने मन में बोला, अजीब बात है, ये आफत की पुड़िया कल से इतनी शांत कैसे है, वरना अब तक तो ये मेरा भेजा फ्राई कर चुकी होती। अपनी वही सारी बकवास बातें करके लगता शायद इसे अक्ल आ गई। चलो अच्छी बात है, कम से कम इसका वही प्यार का पुराण तो सुनने को नहीं मिलेगा। केविन ने अपने मन में उठ रहे सवाल का जवाब खुद ही देते हुए कहा और रूही को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर रूम से बाहर चला गया। अपने रूम में आने के बाद केविन फ्रेश होकर अपने रोज के रूटीन के हिसाब से जिम में वर्कआउट करने चला गया। तकरीबन 1 घंटे बाद रूही उठी, लेकिन जब उसने अपने आसपास देखा तो उसे केविन पूरे कमरे में कहीं नहीं दिखा। उसने इस बारे में ज्यादा ना सोचकर वॉशरूम में चली गई, क्योंकि उसे पता था कि केविन अभी जिम में वर्कआउट करने गया होगा। रूही रेडी होकर सीधा जिम एरिया में चली गई, जो 3rd फ्लोर पर बना हुआ था, जहां जिम के साथ साथ एक बड़ा सा स्विमिंग पूल भी था। रूही जब जिम एरिया के अंदर पहुंची तो वहां केविन शर्ट लेस होकर पुशअप कर रहा था, जिससे उसके बाइसेप्स, उभरी हुई मसल्स, 6 पैक एब्स और ऊपर से उसकी बॉडी का पसीने से तरबतर होना, उसके बाल पसीने की वजह से पूरे भीग चुके थे जिस पर से पानी टपक रहा था। इस वक्त वो काफी हॉट नजर आ रहा था। जो भी लड़की अगर उसे ऐसे देखती तो सीधा अपना दिल, अपनी पूरी जिंदगी उसे सौंप देती। वहीं केविन को उसे ऐसे देख तो रूही की मानो सांस ही उसके गले में अटक गई थी। वो तो बस मेस्मराइज्ड होकर केविन को बिना पल के झपकाए एकटक देखे जा रही थी। वहीं केविन का पूरा ध्यान सिर्फ अपने वर्कआउट पर ही पूरा फोकस्ड था। उसे इस बात को एहसास ही नहीं हुआ कि वहां उसके अलावा कोई और भी है। रूही केविन को प्यार से देखते हुए अपने मन में बोली, हाय कितना हॉट लग रहा है ये, मन तो कर रहा है कि जाकर सीधे उसके सीने से लग जाऊं और उसे किस कर लूं। रूही अपने मन में अपने ही ख्याली पुलाव पका रही थी कि उतने में उसे केविन आवाज अपने कानों में सुनाई देने लगी। रूह, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें तो अभी अपने कमरे में होना चाहिए था ना, फिर तुम यहाँ कैसे? उद्धरण चिन्ह। केविन अब तक सीधा खड़ा हो चुका था और एक टॉवल से अपनी बॉडी पर को पसीना था उसे साफ कर रहा था कि तभी उसकी नजर ग्लास गेट की तरफ गई, जहां रूही बस उसे है घुरे जा रही थी। रूही को तो जैसे केविन की कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो तो बस उसे मदहोशी में देखे जा रही थी। वो ऐसे ही धीरे धीरे केविन की तरफ बढ़ने लगी। केविन को जब एहसास हुआ कि कोई उसके पास आ रहा है तो उसकी नज़र सीधी रूही पर जा टिकी। रूही को अपने पास आता देख एक पल के लिए तो केविन अपनी जगह पर जम सा गया, लेकिन अगले ही पल जब वो अपने सेंस में वापस आया और रूही से कुछ कहने ही वाला था कि उससे पहले रूही उसके बेहद करीब आ गई और अपने पैरों के जरिए थोड़ा सा ऊपर की ओर उठते हुए केविन के होंठों पर अपने होंठ रख देती है और किस करने लगती हैं, जिसे देख केविन तो पूरा का पूरा शॉक ही रह गया था और वो अपनी आंखें हैरानी से फैलाए उसे ही देख रहा था। उसके दिमाग में तो मानो कुछ पल के लिए काम करना ही बंद कर दिया था। रूही को किस करना आता नहीं था, पर वो फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे केविन को अपने होंठों पर रूही के नर्म होठों का स्पर्श महसूस होता है तो वो खुद भी धीरे धीरे अपना कंट्रोल खोने लगता है। केविन अपने एक हाथ से रूही की कमर को पकड़कर उसे एक झटके में अपनी तरफ खींचकर उसे पूरी तरह से खुद से चिपका लेता है और उसे किस करने लगता है। ये देख रूही खुश हो जाती है और वो भी उसका साथ देने लगती है। उन दोनों की ये किस अब धीरे धीरे और पैशनेट होती जा रही थी। केविन का एक हाथ रूही की कमर में उसके चारों ओर लिपटा हुआ था तो वहीं उसका दूसरा हाथ उसकी पूरी बॉडी पर घूम रहा था। केविन रूही के होंठों को पागलों की तरह चूमते हुए अपने दूसरे हाथ को धीरे धीरे उसकी पीठ पर से उसकी कमर, फिर उसकी टी शर्ट के अंदर चला जाता है और उसके पेट को प्यार से सहलाने लगता है। रूही को उससे थोड़ी सी गुदगुदी हो रही थी, लेकिन वो आज केविन से 1 सेकंड के लिए भी दूर नहीं जाना चाहती थी। इसलिए वो केविन से कुछ नहीं कहती और जो वो कर रहा था उसे वो करने दे रही थी। केविन का हाथ धीरे धीरे रूही के पेट पर से होते हुए ऊपर की ओर जाता है, जिसे फील करते ही रूही के तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। एक पल के लिए तो वो सांस लेना ही भूल गई थी, लेकिन वो केविन को रोक पाती उससे पहले उसे अपने कानों में केविन की आवाज सुनाई दी। ओह हेलो मैडम, आप सुन भी रही है? मैं कान से तुम्हें पुकार रहा हूँ, लगता है अभी भी तुम नींद में ही हो, इसीलिए तुम्हें शायद मेरी आवाज नहीं आ रही है। केविन ने ग्लास डोर पर खड़ी रूही को देखते हुए उससे कहा।
रूही ने जब केविन की आवाज सुनी, जब जाकर वो अपने होश में वापस आई और जब उसकी नजर केविन पर पड़ी जो कि अपने आप को मिरर में देखता था और उससे बातें भी कर रहा था और उसे अपने आप से इतना दूर देखकर रूही हैरान होते हुए अपने आप से ही बड़बड़ाते हुए बोली, मतलब अभी जो कुछ भी मैंने देखा वो सब बस मेरा एक सपना था। ओह गॉड, अब मैं क्या दिन में भी सपना देखने लगी हूँ, और वो भी खुली आंखों से। सच में यार, मैं इस बेवकूफ गधे के प्यार में धीरे धीरे पागल होती जा रही हूँ। पहले तो सिर्फ रात में ही इसके सपने देखा करती थी, लेकिन अब तो दिन में भी सपना देखने लगी हूँ। पता नहीं क्या होगा मेरा। उद्धरण चिन्ह। रूही अजीब सा मुंह बनाकर मन ही मन में ये सारी बातें बोले जा रही थी। केविन फिर से उसे अपने आप में ही गुम देख लाचारी में अपना सर हिला देता है। कुछ नहीं हो सकता इस लड़की का, केविन ने अपने मन ही मन में कहा और रूही को अपने ख्याली दुनिया में छोड़कर उसकी बाजू से होते हुए अपने कमरे में चला गया। वहीं रूही जब अपने होश में वापस आई और केविन को वहां पाकर अपने आप से ही बोली, अब ये कहाँ चला गया। उद्धरण चिन्ह। रूही फ्रस्ट्रेट होकर अपने पैर को पटकते हुए वहां से अपने कमरे में चली जाती है। वहीं केविन के कमरे में केविन फ्रेश होकर बाथरोब पहने टॉवल से अपने बालों को पोंछते हुए रूम में वापस आता है और जैसे ही वो चेंजिंग रूम में जाने वाला था कि उसके फोन पर रियांश का कॉल आने लगा। केविन कॉल रिसीव करते हुए थोड़ा मजाकिया अंदाज में बोला, क्या बात है भाई, आज तुझे इतनी सुबह सुबह मेरी याद कहाँ से आ गई। मुझे तो लगा था कि परिधि केसे के बाद। केविन उसके आगे और कोई बकवास कर पता उससे पहले रियांश की कॉल्ड वॉइस उसके कानों में पड़ी और वो इस वक्त बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं लग रहा था, जो केविन को फोन की इस तरफ भी अच्छे से समझ आ रहा था। अब वो भी सीरियस हो जाता है और रियांश उसे वही सब बताता है जो उसे कॉल पर बताया गया था। सारी बात जानने के बाद केविन का भी वही रिएक्शन था जो रियांश का था। उसके चेहरे पर भी गुस्से के भाव नजर आने लगे थे। केविन रियांश का कॉल रिसीव करते हुए थोड़ा मजाकिया अंदाज में बोला, क्या बात है भाई, आज तुझे इतनी सुबह सुबह मेरी याद कहाँ से आ गई। मुझे तो लगा था कि परिधि के आ जाने के बाद। केविन उसके आगे और कोई बकवास कर पता उससे पहले रियांश की कॉल्ड वॉइस उसके कानों में पड़ी और वो इस वक्त बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं लग रहा था, जो केविन को फोन की इस तरफ भी अच्छे से समझ आ रहा था। अब वो भी सीरियस हो जाता है और रियांश उसे वही सब बताता है जो उसे कॉल पर बताया गया था। सारी बात जानने के बाद केविन का भी वही रिएक्शन था जो रियांश का था। उसके चेहरे पर भी गुस्से के भाव नजर आने लगे थे। केविन सारी बात सुनने के बाद अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, आई एम कमिंग। इतना कहकर केविन ने कॉल कट कर दिया और चेंज करके रूही के लिए मैसेज छोड़ने के बाद अपनी कार लेकर मेंशन से चला गया। रूही जब अपने कमरे से बाहर निकलकर हॉल में आई तो उसे केविन वहां नहीं दिखा। तभी वहां उस घर की हेड सर्वेंट शोफिया आती है और पूरे रिस्पेक्ट के साथ वो रूही के सामने अपना सर झुकाते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मिस। रूही ने उनकी तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग शोफिया आंटी, वैसे केविन कहाँ है, वो कहीं नजर नहीं आ रहा। रूही ने अपने आसपास देखते हुए कहा, जिस पर शोफिया आंटी जवाब देते हुए बोली, वो एक्चुअली मिस सर को एक अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने आपके लिए एक मैसेज छोड़ा है कि आप शाम तक कपूर मेंशन पहुंचे और वो भी अपना काम खत्म करके आपको वहीं मिलेंगे। रूही ने बस ओके कहा और डाइनिंग टेबल पर जाकर ब्रेकफास्ट करके अपने रूम में चली गई और अपना लैपटॉप ऑन करके अपने प्रोजेक्ट पर काम करने लग गई। वहीं कपूर मेंशन में रियांश भी बिना ब्रेकफास्ट किए अपनी गुड़िया से मिलकर मेंशन से अपनी कार लेकर चला गया। परिधि ने परी को ब्रेकफास्ट कराया और उसे लेकर हॉल में आ गई और दोनों बैठकर टीवी पर कार्टून देखने लगे कि तभी वहां मैरी आंटी वहीं आ गई और उन दोनों को देखने लगी, जो बड़े मजे से टीवी देख रही थी और बच्चों की तरह दोनों खुश हो रही थी। मैरी आंटी परिधि को देखते हुए बोली, बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। परिधि ने मैरी आंटी को कंफ्यूज होकर एक नजर देखा, फिर परी को वहीं बैठने का बोल उठकर मैरी आंटी के सामने जाकर खड़ी हो गई। आपको मुझसे क्या बात करनी थी आंटी, परिधि ने थोड़ी चिंता जताते हुए पूछा, जिस पर मैरी आंटी उसे जवाब देते हुए बोली, अरे बेटा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो तुम पहले रिलैक्स हो जाओ। आंटी ने परिधि को टेंशन में देख उसे समझाते हुए कहा, जिसे सुन परिधि रिलैक्स हो गई और मैरी आंटी कुछ सेकंड चुप रहकर फिर आगे बोली, बेटा मुझे लगता है कि अब परी को पढ़ना लिखना सिखाना चाहिए। वो अब धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। मैं जानती हूँ कि वो बोल नहीं सकती, लेकिन हम उसे प्ले स्कूल में तो भेज सकते हैं ताकि वो वहाँ और बच्चों से मिले, नए नए दोस्त बनाए, उनके साथ खेले मस्ती करे और भी वहाँ नई नई चीजें सीखे। उद्धरण चिन्ह।
परिधि को मैरी आंटी की बात सही लगी, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये बात वो उसे क्यों कह रही थी। अगर उन्हें इस बारे में बात करनी ही है तो वो तो रियांश से करनी चाहिए, ना कि उससे। परिधि कंफ्यूज होकर बोली, आंटी आपकी बात तो सही है, लेकिन आप ये मुझसे क्यों कह रही है? आपको तो इस बारे में परी के पापा से बात करनी चाहिए ना। तो आप जाकर उनसे क्यों नहीं कहती? वो आपकी बात से सहमत जरूर होंगे। उद्धरण चिन्ह। मैरी आंटी उसकी बात सुनकर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, बेटा रियांश बाबा के गुस्से को तो तुम जानती ही हो ना। अगर वो मुझ पर ही भड़क गए तो मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती, लेकिन तुम तो परी की नेनी हो, तो तुम रियांश से इस बारे में बात कर सकती हो। प्लीज बेटा मना मत करना। परी के लिए, उसके आने वाले बेटर फ्यूचर के लिए ये जरूरी है कि वो इस घर से बाहर जाकर नए लोगों से मिले, नई चीजें सीखे। परिधि को ना चाहते हुए भी परी की खातिर मैरी आंटी की बात माननी पड़ी और उसने हाँ कह दिया। मैरी आंटी खुश हो गई और बाकी सर्वेंट्स को उनका काम समझाने वहां से चली गई। वहीं परिधि अब अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ गई और ये सोचने लगी कि वो रियांश से इस बारे में कैसे बात करे। शहर के बाहर जंगल के अंदर बने एक फार्म हाउस के बेसमेंट के अंदर एक आदमी को चेन से बांधा हुआ था। उस देख ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत मारा पीटा गया हो। उसकी बॉडी के जगह जगह से खून निकल रहा था और उसके कपड़े भी कहीं कहीं से फटे हुए थे। वहीं उसके ठीक सामने दो किंग साइज के डिजाइनिंग लेदर के सोफा पर रियांश और केविन किसी राजा की तरफ एक पैर पर अपना दूसरा पैर रखे हुए बैठे थे। केविन रिलैक्स होकर अपने फोन को चलाने में बिजी था, तो वहीं रियांश उस आदमी को अपने कोल्ड एक्सप्रेशन लिए उसे घूरकर देख रहा था। वो आदमी रियांश को ऐसे अपने आप को देखता पाकर और थर थर कांप रहा था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि उसके सामने बैठा ये शख्स कोई आम आदमी नहीं था। ये खुद अंडरवर्ल्ड के लोगों से कनेक्टेड था, जो अपने मन के मर्जी का मालिक था और जो अपने उसूलों और वादों का पक्का था, जो दुनिया के लिए एक हार्टलेस इंसान था, जो अपने क्रूरता और बेरहमी के लिए मशहूर था। और वो आदमी ये सोच सोच कर डर से कांप रहा था कि रियांश उसके साथ क्या करेगा। रियांश उसे देखते हुए अपनी रोबदर आवाज में धीरे से लेकिन कोल्डली बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना और ये ड्रग्स डीलिंग का काम छोड़ दे, लेकिन तू नहीं माना। ऊपर से तुमने उस लड़कियों को ड्रग्स की ऐसी लत लगवा दी कि वो लड़कियां ड्रग्स के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गई, इवन अपने आप को किसी और को सौंपने के लिए भी तैयार हो गई। रियांश के ये सब कहते वक्त उसके चेहरे पर नफरत और बेतहाशा गुस्सा नजर आ रहा था। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां भींच ली थी। वो आगे उसी गुस्से में धीरे से लेकिन अपनी डरावनी आवाज में बोला, तूने उन मासूम लड़कियों के जिस्म को बेचने के लिए उन्हें उस ड्रग्स की लत लगवाई, लेकिन उनमें से 7 लड़कियां उस ड्रग्स के हाई डोज को ना झेल पाने की वजह से उनकी डेथ हो चुकी है। सही कहा ना मैंने? उद्धरण चिन्ह। रियांश की इतनी डरावनी आवाज ऊपर ये कि उसे सच पता है वो आदमी और अंदर ही अंदर कांप रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये बात रियांश तक पहुंची तो पहुंची कैसे, क्योंकि उसने कोई सबूत नहीं छोड़ा था और ना ही उन लड़कियों की मरने की बात उनके अड्डे से बाहर गई थी, और उन लड़कियों की लाश किसी को मिल भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसने जो उन लड़कियों की डेड बॉडी के साथ किया था वो तो एक राज था। फिर उनकी मौत के बारे में रियांश इतना सब कुछ कैसे जानता था? उसके चेहरे पर डर और हैरानी के मिले जुले एक्सप्रेशन देखते ही रियांश के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और वो उसे देखते हुए उसके मन में उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझसे, रियांश कपूर से सच छुपा लोगे? अपनी करतूतों को छुपाने के लिए तुमने बहुत मेहनत की, सारे प्रूफ एंड एविडेंस भी मिटा दिए ताकि मुझे इस बारे कुछ भी पता ना चल सके, लेकिन तुमने एक बेवकूफ़ी कर दी मुझे अंडर एस्टिमेट करने की, जिसकी बदौलत तुम यहाँ इस चेन से बंधे हुए हो और जल्द ही इस दुनिया से विदा हो जाओगे। बट डोंट वरी, मैं तुम्हें इतनी आसान मौत भी नहीं दूंगा, बल्कि तुम तो उस लड़कियों से भी ज्यादा तड़प तड़प के मारोगे, ताकि तुम्हें भी उनके दर्द का एहसास हो जो तुम उन्हें देते आए थे आज तक। इतना कहकर रियांश जाकर अपने किंग साइज सोफे पर जाकर बैठ गया और उसी रूम में खड़ा उसका सबसे वफादार गार्ड योएल, जो अपना सर झुकाए उसके है बाजू खड़ा था। रियांश ने उसे पुकारा, योएल। योएल ने तुरंत अपना सर ऊपर उठाते हुए रियांश की तरफ देखा। रियांश ने उसे आंखों के इशारों में कुछ कहा, जिसे समझते ही योएल अपना सर हाँ में हिलाते हुए बिना कुछ भी कहे वहां से बाहर चला गया। रियांश बस उस आदमी को अपनी कोल्ड निगाहों से देखे जा रहा था। वहीं वो आदमी योएल के बाहर जाते ही समझ गया कि आज तो उसकी मौत पक्की है, इसीलिए वो आखिरी बात रियांश के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोला, बॉस बॉस मुझे छोड़ दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज
प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। बोलते हुए बार बार अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था, लेकिन रियांश वहां बड़े आराम से बैठा था। उसे तो जैसे उसकी किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पास रहा था। लेकिन उसके बाजू में किंग साइज के सोफे पर बैठा केविन, जो कब से अपने फोन में ही घुसा पड़ा था, वो जब उस आदमी की नॉन स्टॉप बकवास सुनता है तो अपना चेहरा ऊपर की ओर देखते हुए वो गुस्से से चिढ़ते हुए बोला, अपना मुंह बंद कर रघु, वरना अगर मेरा दिमाग खिसक गया ना तो तेरे मुंह में जलते हुए कोयले डाल दूंगा, समझा। उद्धरण चिन्ह। केव ने इतना कहकर अपना फोकस फिर से अपने फोन पर कर देता है। वहीं केविन की गुस्से भरी आवाज को सुन रघु चुप हो गया, लेकिन उसका कांपना अभी तक बंद नहीं हुआ था कि तभी उस बेसमेंट में योएल एक साथ 4-5 कुत्ते अपने साथ लेकर आया। वो दिखने में ट्रेंड थे, लेकिन जंगली भी दिखाई दे रहे थे। उन डॉग्स को योएल ने रघु की तरफ इशारा करते हुए उस पर छोड़ दिए। वो डॉग्स भागते हुए रघु के ऊपर एक साथ झपट्टा मारते हैं। रघु, जो उनके आते ही डर के मारे पीछे पीछे हो रहा था, वो अचानक ही डर के मारे अपनी जगह पर ही पूरी तरह से फ्रीज हो गया था। लेकिन वो अपने होश में आ पाता उससे पहले ही वो डॉग्स उस पर अटैक कर चुके थे। वो अपने नुकीले दांतों से उसे जगह जगह बाइट करने लगे थे। उस पूरे बेसमेंट में रघु की चीखें गूंजने लगी थी। वो बार बार रोते हुए अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगा था। उसे छोड़ने को कह रहा था, लेकिन भला उसकी किसी बात से वहां किसे कोई फर्क पड़ने वाला था। वहीं रियांश उसे इस तरह देखकर डेविल स्माइल देते हुए अपने मन में बोला, अभी तो बस ये शुरुआत है, अभी तो तुम्हें और भी बहुत कुछ झेलना बाकी है। वो 5 डॉग्स भागते हुए रघु के ऊपर एक साथ झपट्टा मारते हैं। रघु, जो उनके आते ही डर के मारे पीछे पीछे हो रहा था, वो अचानक ही डर के मारे अपनी जगह पर ही पूरी तरह से फ्रीज हो गया था। लेकिन वो अपने होश में आ पाता उससे पहले ही वो डॉग्स उस पर अटैक कर चुके थे। वो अपने नुकीले दांतों से उसे जगह जगह बाइट करने लगे थे। उस पूरे बेसमेंट में रघु की चीखें गूंजने लगी थी। वो बार बार रोते हुए अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगा था। उसे छोड़ने को कह रहा था, लेकिन भला उसकी किसी बात से वहां किसे कोई फर्क पड़ने वाला था। वहीं रियांश उसे इस तरह देखकर डेविल स्माइल देते हुए अपने मन में बोला, अभी तो बस ये शुरुआत है, अभी तो तुझे और भी बहुत कुछ झेलना बाकी है। उद्धरण चिन्ह। केविन बिना अपना सर उठाए रघु की चीखें सुनकर बस मन ही मन मुस्कुरा रहा था। वो ऐसे ही स्माइल करते हुए अपने मन में बोला, अभी तो ये शुरुआत है, तूने जो उन लड़कियों के साथ किया है ना, उसकी सजा तो तुझे ये हार्टलेस इंसान रियांश इतनी भयानक देगा कि तेरी रूह तक कांप उठेगी। जस्ट वेट एंड वॉच। लगभग 10 मिनट बाद योएल उन डॉग्स को बेसमेंट से बाहर ले गया और एक नमक का बड़ा सा डिब्बा लेकर आया और बिना किसी भाव से उसे रघु के जख्मों पर उड़ेल दिया, जहां उन डॉग्स ने बाइट कर करके उसके शरीर से मांस तक बाहर निकाल दिया था। नमक उसके शरीर के जख्मों पर पड़ते ही रघु जोर से चिल्लाया, आ। उसकी दर्द भरी चीखें वहां गूंजने लगी। केविन ने उसकी आवाजें सुन इरिटेशन में आकर अपने कानों में ब्लूटूथ ईयरफोन लगा दिए और उसकी वॉल्यूम बढ़ा दी, ताकि उसे ये इरिटेशन आवाजें ना सुननी पड़े। कुछ देर ऐसे ही रघु की चीखें उस बेसमेंट में सुनाई दे रही थी। लेकिन उसके बाद रियांश ने फिर से योएल को आंखों से ही इशारा किया, जिसे समझते ही योएल ने अपनी गर्दन में हिलाए और फिर से बाहर चला गया। रियांश ने रघु की ओर अपनी तीखी नजरों से देखा और अपनी आंखें छोटी करके उसे देखते हुए बोला, तूने जिस तरह उन लड़कियों की बॉडी को गायब किया था ना, आज उसी तरह मैं तुझे भी इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए गायब कर दूंगा, कि किसी को भी तेरा नामो निशान तक नहीं मिलेगा। रियांश की बात सुन रघु को याद आने लगा जो कुछ उसने उन लड़कियों की डेड बॉडी के साथ किया था। वो सब कुछ किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने चलने लगा था, और जैसे जैसे उसे वो सब याद आ रहा था, वैसे वैसे उसकी रूह कांप रही थी, ये सोच सोच कर कि वो चीज उसके साथ आज होने वाली थी। उसे याद आता है कि उसने कैसे अपने आप को रियांश की नजरों से बचाने के लिए जो लड़कियां उस ड्रग्स की वजह से मर चुकी थी, उनकी डेड बॉडी को उसने अपने आदमियों के जरिए एसिड के एक बड़े से टैंक में फिंकवा दिया था। मतलब मेरे साथ भी। ये दिमाग में आते ही रघु ना चाहते हुए भी अपने आप को कांपने से नहीं रोक पा रहा था। वो लड़कियां तो मर चुकी थी, लेकिन वो तो अभी भी जिंदा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका शरीर थर थर कांप रहा था। उसके डर के मारे पसीने ने तक छूट रहे थे, जो कि उसे ही और दर्द दे रहे थे। उसकी बॉडी के जख्मों में कारण वो कुछ बोलने के लिए रियांश के सामने अपना मुंह खोल पाता, उससे पहले ही वहां योएल वापस आ गया और बिना किसी पर भी ध्यान दिए रघु के पास गया और उसकी बॉडी को जिस चेन से बांधा गया था उसे वो खोलने लगा। ये देख रघु डरते हुए अटक अटक कर बोला, तुम क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह।
योएल ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसकी चेन को खोलकर उसे घसीटते हुए बेसमेंट से बाहर की ओर ले जाने लगा। तो वहीं रघु उसे बार बार अपनी कांपती हुई आवाज में पूछ रहा था कि वो उसे क्या लेकर जा रहा है, लेकिन योएल उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता और उसे ऐसे ही घसीटते हुए बाहर ले जाता है और उसे एक बड़े से कांच के बॉक्स में फेंक देता है। तभी अचानक रघु की दर्दनाक चीखें गूंजने लगती हैं, लेकिन बस कुछ मिनट के लिए फिर पूरी तरह वहां सन्नाटा पसर जाता है। दरअसल योएल ने उसे एसिड के ही कांच के बॉक्स में फेंका था और थोड़ी ही देर में रघु की दर्दनाक मौत हो गई। योएल में अपने लोगों को बेसमेंट और बाकी की सारी जगह को क्लीन करने का बोल वहां से चला गया। रियांश और केविन तो पहले ही वहां से अपने ऑफिस कपूर इंडस्ट्रीज के लिए निकल चुके थे। ऑफिस आने के बाद दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। जहां रियांश का आज काम में मन नहीं लग रहा था बिकॉज आज परी और परिधि जो वहां नहीं थी। इन 2-3 दिनों में उन दोनों ने रियांश के नाक में दम करके रख दिया था। जहां परिधि अपनी इनलॉजिकल बातें सुनाकर तो वहीं परी उसे नए नए टास्क देकर वो दोनों ही उसे परेशान करने का एक मौका तक नहीं छोड़ती थी। और ये सब याद करते हुए रियांश को आज ऑफिस में उन दोनों की कमी सी महसूस हो रही थी, यहाँ तक कि उसे तो आज लंच करने का भी मन नहीं कर रहा था। इसीलिए उसने फिर से अपना फोकस काम पर लगाने की कोशिश की। तो वहीं केविन अपने काम में बिजी था और जब लंच तुम हुआ तो उसने अपना कहाँ अपने केबिन में ही मंगवा लिया ताकि उसे कैंटीन ना जाना पड़े। खाना आते ही वो जैसे ही उसे खाने वाला था कि उसे अचानक रूही का ख्याल आया। क्या रूह ने लंच किया होगा? केविन ने अपने आप से ही बड़बड़ाते हुए कहा। फिर कुछ सोचकर अपने सवाल का जवाब खुद ही देते हुए चिढ़कर बोला, भला मैं उस आफत के खाने की चिंता क्यों कर रहा हूँ? वो कोई दूध पीती बच्ची थोड़ी ना है जिसे अपने हाथों से खाना खिलाना पड़े। खा लिया होगा और नहीं भी खाया होगा तो जब भूख लगेगी तब खा लेगी, मुझे क्या। फिलहाल तो मुझे बड़ी भूख लगी है। उद्धरण चिन्ह। केविन ने कहने के लिए भले ही कह दिया था, लेकिन उसके दिमाग से रूही का ख्याल था कि जा ही नहीं रहा था। वो खाना खाना तो चाहता था लेकिन रूही के बारे में सोचते ही रुक जाता था। जब वो सोच कर फ्रस्ट्रेटेड हो गया तो उसने सीधा अपने मेंशन का लैंडलाइन नंबर डायल कर दिया। 2 रिंग में ही सोफिया आंटी ने कॉल रिसीव करते हुए कहा, हेलो। हेलो आंटी। केविन की आवाज सुनते ही सोफिया आंटी थोड़ा हैरान होते हुए बोली, सर आप आपने इस वक्त कॉल किया, सब कुछ ठीक तो है ना? कोई परेशानी है क्या? या आपको कुछ चाहिए? या मुझसे कोई? इससे पहले कि सोफिया आंटी आगे कुछ भी कह पाती कि केविन उन्हें बीच में ही टोकते हुए बोला, अरे आंटी रिलैक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बस ये जानने के लिए फोन किया था कि वो आप वो रूही ने सुबह से कुछ खाया पिया है कि नहीं? केविन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए आंटी से पूछा, जिस पर सोफिया आंटी और ज्यादा हैरान हो गई, क्योंकि पहली बात तो केविन ने शायद ही कभी घर के लैंडलाइन नंबर पर कॉल किया होगा और दूसरी बात कि केविन रूही के बारे में पूछा रहा था, उसकी फिक्र कर रहा था, जो आंटी ने आज तक केविन को ऐसा करते नहीं देखा था। सोफिया आंटी कुछ सेकंड के लिए तो शॉक्ड ही रह गई, लेकिन जैसे ही उन्हें फिर से केविन की आवाज फोन की दूसरी तरफ से सुनाई दी जो थोड़ी परेशान साउंड कर रही थी, जिसे सुनते ही आंटी अपने सेंस में वापस आई। आंटी मैंने आपने कुछ पूछा है क्या? रूही ने खाना खाया? उद्धरण चिन्ह। सोफिया आंटी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी केविन को रूही की फिक्र करता देखकर, लेकिन वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर देती है और केविन के सवाल का जवाब देते हुए वो बोली, सर वो उन्होंने सुबह ब्रेकफास्ट किया था और आपके बारे में पूछ भी रही थी तो मैंने उन्हें वो मैसेज दे दिया जो आपने कहा था। उन्होंने उस पर ज्यादा कुछ ना बोल ब्रेकफास्ट करके अपने रूम में चली गई और तब से वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई। उद्धरण चिन्ह। आंटी की बात सुनकर केविन समझ गया कि रूही अपने प्रोजेक्ट के काम में इतनी बिजी हो गई हैं कि उसे अपने खाने पीने तक का होश नहीं था। केविन को रूही की ऐसी लापरवाही देखकर गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो अपना गुस्सा अपने अंदर दबाकर सोफिया आंटी से कहता है, आंटी जाकर उसे लंच करने के लिए कहिए, लेकिन ध्यान रहे आप उसे ये नहीं बताएगी कि ये मैंने आपसे करने के लिए कहा है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर केविन ने बिना आंटी की बात सुने कॉल कट कर दिया और अपना लंच करने लगा। वो अब काफी रिलैक्स फील कर पा रहा था। वहीं सोफिया आंटी ने वैसा ही किया जो केविन ने उन्हें करने को बोला था। रूही को तब जाकर रियलाइज हुआ कि लंच का टाइम हो गया है और उसने भी बिना कोई आपत्ति के अपना लंच कंप्लीट किया और फिर से अपनी फाइल्स और लैपटॉप में अपना सर घुसा दिया। और ऐसे ही शाम हो गई। जहां रियांश और केविन दोनों कपूर मेंशन के लिए निकल जाते हैं तो वहीं रूही अपना लगेज लेकर केविन के मेंशन से रियांश के मेंशन के लिए निकल जाती है। क्योंकि वो अपने भाई को आधी रात में परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो केविन के साथ उसके मेंशन आई थी।
लेकिन अब वो अपने भाई के घर यानी अपने घर जा रही थी। नोट इक्वल्स दोस्तों, इस चैनल से जुड़ जाओ और कम से कम 100 हो जाओ, नहीं तो आगे वीडियो अपलोड नहीं होगा। और हाँ, कमेंट जरूर करना बोली दोस्तों, कल मिलेंगे।